नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी 23 का रण और 24 का भी प्रण। मध्य प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज अब खूब सुनाई दे रही है। बीजेपी जहां धारा 370, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को विधानसभा चुनाव में उठा रही है और कांग्रेस को घेरने में जुटी है, तो कांग्रेस भी काला धन का जिक्र कर बीजेपी को निशाने पर ले रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस 2023 के साथ 2024 की जमीन भी तैयार करने में जुटे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव का शोर, राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर। भले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा हो, लेकिन इस शोर में राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है, या यूं कहें कि 23 के सहारे 24 की जमीन बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयार करने में जुटी है। चाचौड़ा में अमित शाह ने भी राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पर प्रहार किया। शाह ने धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे उठाए और इनके जरिए मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने तो 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील तक कर दी। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज से बीजेपी के नेताओं की ओर से नहीं सुनाई दे रही, बल्कि कांग्रेस भी इनका सहारा लेती दिख रही है। नीमच में राहुल गांधी ने फिर से हर खाते में 15 लाख रुपए और काला धन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और कई आरोप भी लगाए। सुना, कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी। पता नहीं, पहले आए थे, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में दोनों दल एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। दोनों की कोशिश है कि विधानसभा के जरिए लोकसभा का माहौल भी बना दिया जाए, और यही वजह है कि राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में लोकल मुद्दों की आवाज दब सी गई है। हालांकि इस रणनीति का असर लोकसभा में कितना दिखेगा ये तो देखेंगे ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और विधानसभा मुद्दे में चुनाव में अचानक से स्थानीय मुद्दे छोड़ के राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज, जरूरी या मजबूरी? देखिए, मोटे तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे, वैसे ये ठीक है कि आज 2 टूक शब्दों में अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन अगर आप इस चुनाव अभियान के प्रचार को देखें तो आरंभ से ही इनकी झलक देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार मोदी जी का चेहरा सामने रखा गया था, उससे लग रहा था कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय छवि और राष्ट्रीय मुद्दा आएगा।
राम मंदिर की बात इससे पहले भी हुई है, हालांकि वो एक अलग तरीके से हुई है। उसमें कहा गया था कि नारे पहले लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बता दी है तो अब उसका विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने का सिलसिला तो पहले दिन से था। ये ठीक है कि चुनाव मतदान की तिथि समीप पर आते ही थोड़ा सा मुखर हो गए जी। मोटे तौर पर। इससे स्वाभाविक रूप से भाजपा की रणनीति एक तीर से दो निशाने की है। पहली रणनीति तो ये है कि 2018 में अगर आप देखें तो भाजपा को जो नुकसान हुआ था वो लोकल इनकम्बेंसी से नुकसान हुआ था। कार्यकर्ता मतदाताओं के प्रति असंतोष हो सकता है, सरकार के कुछ निर्णय हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर एक तो राष्ट्रीय मुद्दे लाकर के जो लोकल जो थोड़ी बहुत असंतोष है या लोकल जो थोड़ी बहुत बात है उसको किनारे करने का एक अभियान, और दूसरा 2024 की तैयारी। उसका कारण है कि चुनाव से ठीक निपट करके मान करके चलिए कि मतदान के तुरंत बाद में ही भाजपा राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में शोभा यात्राएं निकालेगी, दीप यात्राएं निकालेगी और उस अभियान में वो लगेंगे। तो जनवरी तक ये लगभग 1 महीना 1.5 महीना उनका इसी राम मंदिर में लगेगा। तो उनको उस समय चुनाव प्रचार का अवसर कम मिलेगा। इसलिए आप अगर देखें कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों को ही सामने रखा है। जी तो ब्रजेश जी, पहले मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, और अब राष्ट्रीय मुद्दे। सोची समझी प्लानिंग। और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि समय कम है, काम ज़्यादा है। विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव सार पर है। निश्चित तौर पर एक गौर करने वाली बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 2024 की बात क्यों हो रही है। हमने 2018 का चुनाव भी देखा है, उसमें उस तरह से 2019 का जिक्र नहीं था जिस तरह से 18 में। उसकी वजह ये मनोज जी, पहली वजह जो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ कि 2018 में मध्य प्रदेश के परिणाम किस तरह के आए थे कि कांग्रेस का पल्ला भारी हो गया था, और फिर इसके कुछ महीने बाद ही चुनाव होते हैं 2019 में, एकदम बीजेपी के फेवर में माहौल बनता है और एकमात्र सीट कांग्रेस बामुश्किल वो भी जीत पाती है। तो आप देखिए कि सरकार, सिंधिया जैसे नेता हार बिल्कुल जाते हैं। सिंधिया जैसे नेता हार जाते हैं। तो मतलब मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है। ये इस बात से साबित हो जाता है कि मोदी से कोई बैर नहीं है। मोदी को लोग, मध्य प्रदेश के लोग पसंद करते हैं। मोदी का जादू मध्य प्रदेश में चल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस को लोकसभा में इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। शायद ये चीज़ समझ गई है बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के प्रति नहीं है। जब 2019 में नहीं थी तो 2024 में भी नहीं होगी। और जो शर्मा जी ने भी कहा है कि अभी से माहौल बनाने, क्योंकि राम के एक आयोजन में लग जाएंगे तो हालांकि वो भी एक तरह से माहौल बनाने का ही काम होगा। तो अभी 2024 की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में यदि जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, जो मध्य प्रदेश के हित के मुद्दे उठा रही है, जो मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हम कहते हैं, नगरीय निकाय चुनाव में अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं और लोकसभा में अलग होते हैं। और मतदाता भी इतना जागरूक हो गया आज की तारीख में कि निकाय में वो किसको चुनता है, विधानसभा में किसको चुनता है और लोकसभा में किसको चुनता है। एक ही मतदाता है, लेकिन वो अलग अलग दल के व्यक्तियों को चुन रहा है। क्या वजह है? सबसे बड़ा उदाहरण। हाँ, दिल्ली इसका उदाहरण है। तो आप देखिए मतदाता समझदार होगा। शायद यही वजह से कि मतदाता के मन में स्थानीय के जो यदि 90 इनकम्बेंसी होगी, जो नाराजगी होगी, जो लोकल मुद्दे यदि कांग्रेस उठा रही होगी, तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे भी साथ साथ में उठा रही है कि वो 370 की बात कर रही है, वो राम मंदिर की बात कर रही है। वो तमाम वो इशू हैं जिनकी वजह से बीजेपी से मतदाता जुड़ता रहा है और एकजुट होकर हिंदू के नाते बीजेपी का समर्थन करता रहा है। तो वो एक चीज़ है जो उसको जागृत करने के लिए, उसके मन में बार बार रिपीट करके ये बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में भी आप सरकार देंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा में तो आपको देना ही है। मध्य प्रदेश में भी आप यदि सरकार चुनना चाहते हैं तो बीजेपी में आप मोदी को देखिए। तो जो नाराजगी होगी, जो मतदाताओं में एक तरह से स्थानीय स्तर पर, हाँ, और दूसरी वजह हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अभी हम देखें तो कोई उनके पास ना स्थानीय स्तर पर चेहरा है ना राष्ट्रीय स्तर पर। यदि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय स्तर के अपने यदि कुछ उपलब्धियां गिनाएगी तो निश्चित तौर पर उसके वही घोटाले सामने आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में चूंकि 15 माह सरकार रही है तो मध्य प्रदेश में उनके पास कहने को बहुत है, लेकिन मोदी सरकार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर पा रही है। वो आप देखिए कि वो नफरत की राजनीति या ओबीसी ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है जो मोदी सरकार पे आपने ना भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आप तक बना पाए हैं, ना एक कोई आरोप लगा पाए हैं। तो इस वजह से आप जो नाराजगी है और जो कार्यकर्ताओं में भी जो निराशा है वो मोदी के नाम पर एक हो जाएगी। और जो
कांग्रेस को यदि चेहरा देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर तो उससे भी बीजेपी को प्लस होगी। मुझे लगता है जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से इस तरह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि चेहरा मोदी का सामने रखा है और मोदी के काम ही सामने रखे जाएं। तो मतलब जिस तरह से मोदी जी ने देश में काम किया है, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही काम होंगे। चेहरा उन्होंने मोदी का सामने रख के जो एंटी इनकम्बेंसी थी राज्य सरकार के प्रति, जो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी भी ना कहें हम, क्योंकि चेहरा देख देख कर आपको निराशा सी हो जाती है, जो आप में जोश नहीं रहता, कार्यकर्ताओं में ऊब हो जाती है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही ताकि उसका चुनाव में फायदा मिल सके। जी, तो शर्मा जी, एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाती कांग्रेस और हार्ड हिंदुत्व पे जाती बीजेपी, पहले से थी, वो उसकी बात कर रहे हैं। और जो मुद्दों से कांग्रेस भटकती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसी पिच पे राहुल गांधी आ गए हैं। वो 15 लाख की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कह दिया था पार्टी ने कि जुमला था। वो काले धन की बात कर रहे हैं, जिसके बाद एक चुनाव हम और देख चुके हैं। उसके बाद तो 2000 के नोट की भी नोटबंदी हो गई है शांतिपूर्वक, और 97% नोट वापस आ चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस का ये मुद्दे उठाना है, क्योंकि लोकल स्तर में कई सारे मुद्दे थे जिसको शुरुआत में कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो। देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस ने अपनी ओवरऑल सोच में थोड़ा परिवर्तन किया है इस बार। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो राजनीति और राजनीति कांग्रेस की दोनों की गठबंधन थी। तो और हिंदुत्व के मामले में कई बार वो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हटाते थे, और उनके कुछ निर्णय, कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जिससे लोगों को लगता था कि कांग्रेस हिंदुत्व के विरोधी है। आगे चल करके जब हिंदू समाज में एकता आई, तब ये दो शब्द निकाले गए, हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व। जबकि ना तो कोई हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, केवल हिंदुत्व है, वो सॉफ्ट होता है। हिंदू हार्ड नहीं होता है। हिंदू अगर हार्ड होता तो आप बताइए, बंटवारे के बाद जो है यहाँ हिंदुओं की संख्या घट रही है और दूसरों की बढ़ रही है। पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, हिंदू बांग्लादेश होता है जी, निश्चित रूप से। तो कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला। ठीक उसी प्रकार अगर आप राम मंदिर को ले, एक छोटा सा उदाहरण कांग्रेस की बदली हुई नीति का, यहाँ वो अब राजनीति को, राष्ट्रनीति को, धर्म नीति को अलग अलग कर रही है, जबकि इससे पहले वो कहीं ना कहीं दोनों को एक करके गठबंधन करके चलती थी। पहली बार कांग्रेस में ये देखा जा रहा है कि जब मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास किया तो उन्होंने भी स्वागत किया और फिर मंदिर जाने लगे, और यहाँ कांग्रेस कार्यालय में पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड होने लगा। तो कांग्रेस ने परिस्थिति देख को नीति बदली। अभी इस चुनाव में अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो अभी भी कांग्रेस नेगेटिव चीजों पर ज्यादा है। मोटे तौर पर जैसे मान लीजिए 15,000 की वो बात कर रहे हैं, महंगाई की वो बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ना खुलने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों पर है। इसमें अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन से एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं भाजपा के चुनाव प्रचार में, कि वो नकारात्मक बात बहुत कम करते हैं। आप टोटल किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुश्किल से 10% 15% कांग्रेस का नाम लेंगे, एक आध किसी का नाम लेंगे, बाकी वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, मैंने वो भाषण नड्डा जी का बहुत ध्यान से सुना, तो उन्होंने पूरा जो गिनाया है मध्य प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई हैं। मोदी जी को देख लें, अमित शाह के भाषण देख लें, तो कहीं ना कहीं वो उपलब्धियां पॉजिटिव तरीके से लेकर के जा रहे हैं। दूसरा एक और उनमें जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर प्रचार में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वो उसका एक कारण संभवतः ये हो सकता है कि कांग्रेस ने भाजपा में के प्रचार में सेंध लगाने के लिए जातिवाद का खेला है एकदम से। एक प्रकार से उन्होंने, जबकि जातिवाद पर सारे नेता, इंदिरा जी विरुद्ध थी, नेहरू जी विरुद्ध थे, गांधी जी विरुद्ध थे, अंबेडकर विरुद्ध थे, लोहिया जी ने तो जाति तोड़ों की बात कही थी। लेकिन अब राजनीति के लिए ये सारे लोग जातिवाद पर आ रहे हैं। तो जातिवाद यानी लोकल इशू और पर्सनल इशू। थोड़ी देख ले, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि मोटे तौर पर हम दोनों ही जने हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आदर करते हैं। अगर बात शर्मा की होगी और वर्मा की होगी तो कहीं ना कहीं 1-8% तो थोड़ा सा अंतर आएगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने ये जो जातिवाद का पासा फेंका है, मैं समझता हूं इससे जनता को उठाने के लिए राष्ट्र भाव, संस्कृति भाव और धर्म का भाव लाना चाहिए। भाजपा इसी रणनीति पर काम कर रही है। ये जो उनका हफ्ते 10 दिन से बदला हुआ प्रचार है, जिसमें हमेशा वो राष्ट्रीय मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, इन पर जो जोर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस की इस रणनीति का उत्तर है वो। जी, और शायद वो जो सांस्कृतिक लोग, 13 सांस्कृतिक लोग बनाने की बात भी बीजेपी ने इसीलिए, क्योंकि हमने देखा महाकाल लोक का जो फायदा दिख रहा है, उज्जैन का पर्यटन सुधरा, मध्य प्रदेश में, देश भर में सर्वाधिक ज्यादा श्रद्धालु अगर कहीं आए पिछले 1 साल में तो वो महाकाल लोक ही आए हैं।
निश्चित उसी रूप से नैरेटिव ये को जो- आगे बढ़ाने का प्रयास। निश्चित रूप से इससे जो वातावरण बनता है, इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकत्व बढ़ता है और लोगों को रोजगार मिलता है। कहीं अगर तीर्थाटन होगा या कहीं अगर पर्यटन होगा या किसी नगर में यात्राएं बढ़ेंगी तो रोजगार के कितने अवसर बढ़ते हैं। जैसे दीपावली पर आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने इस बार हिसाब लगा के देखा, दीपावली पर मेरे घर से 34 प्रकार की जो लोगों को, भले ही एक नया पैसा गया हो, आधा नया पैसा गया हो, लेकिन 34 प्रकार के लोगों को पैसा गया है। तो जी। कहीं ना कहीं ये जो बढ़ता है सांस्कृतिक भाव, धार्मिक भाव, राष्ट्रीय भाव बढ़ता है, तो ये पूरे राष्ट्र को एकत्व करता है और सबको समृद्ध करता है। तो मैं समझता हूँ भाजपा ने इसी बात को उठा करके अब वो 24 तक लेकर के जाएंगे। यही उनका 24 का मुद्दा होगा जो इन्होंने संकेत बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। जी तो ब्रजेश जी, अभी तक हम देखते थे कि मजबूत कैंडिडेटों के सहारे घेरने का प्रयास होता था। शिवराज के साथ यही कहा उन्होंने, हनुमान के कैरेक्टर विक्रम मस्ताल को उतारा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अचानक से कि अमित शाह पहुंच जाते हैं चाचौड़ा, राघोगढ़। योगी की सभा छिंदवाड़ा में 15 तारीख को, जिस दिन प्रचार थमना है, कि दो मुद्दों पर, कि जो उनके बड़े नेता हैं या उनके जो पुत्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनको उनके गढ़ में घेर दिया जाए, ताकि बड़े नेता की मजबूरी हो कि पहले अपना गढ़ बचाए। और दूसरा ये कि सांस्कृतिक मुद्दों को हवा देना, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव को ले जाना। और आज ही एक खबर आई है कि महंगाई के मोर्चे पर खुदरा महंगाई जो है वो 4 महीने के निचले स्तर पर आई है। आरबीआई ने जो सोचा था 5% रखी जाए, उससे कम हो गई महंगाई की दर। तो ये वो मुद्दे हैं, शायद वो आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 2 दिन बाद शाम को प्रचार थम जाएगा और 2 दिन डोर टू डोर कैंपेन का बचेगा। देखिए मनोज जी, पूरी रणनीति के तहत बीजेपी मैदान में उतरी है। यदि आपने कहा कि छिंदवाड़ा में क्यों घेराव कर रही है, क्यों दिग्गज नेता जा रहे हैं, यदि चाचौड़ा में क्यों जा रहे हैं, तो उसकी वजह है कांग्रेस में सिर्फ 2 ही दिग्गज नेता हैं, एक दिग्विजय सिंह है और एक कमलनाथ हैं, जिनके ऊपर पूरा दरोमदार है। यदि हम बात करें कमलनाथ की, तो ज़्यादातर सभाएं उनकी हो रही हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे यदि कोई नाराज है तो उसके लिए काम कर रहे हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। यदि दोनों ही नेताओं को घर में घेर लिया जाए तो बाकी के जो उनके उम्मीदवार हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम अनाथ हो गए हैं। वो उनको जिताने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वो अपने लोगों को पहले जिताएंगे। कमलनाथ खुद अपनी लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा ना हो कि मैं खुद हार जाऊं, जो सीएम फेस हैं। तो एक बड़ा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं जिस तरह से शिवराज जी ने कह दिया था पिछली बार कि मैं अपना प्रचार करने ही नहीं जाऊँगा, और वो प्रचार करने नहीं गए थे। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो कमलनाथ वो जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ को हम खुद बेहतर तरीके से, जब उनके खुद के वक्तव्य थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक जगह घिर के नहीं रहना चाहता हूं, कि मैं चुनाव में, इसलिए वो असमंजस में थे। लेकिन माहौल ऐसा बना, चुनाव लड़े ना लड़े, हाँ चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन माहौल ऐसा बना कि उनको लड़ना पड़ा। लेकिन वो फिर भी मानते हैं कि वो यदि वहां पे नहीं रहेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद इस वजह से बीजेपी ने रणनीति के तहत वहाँ पे सभाएं की बड़े नेताओं की, ताकि कमलनाथ वहाँ पर डेरा डालें और अपने लिए भी मेहनत करें। तो उनको दूसरों के जो आयोजनों में जाना पड़ता, कार्यक्रमों में जाना पड़ता, प्रचार करने जाना पड़ता, उसमें से कटौती करना पड़ेगी। तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसी तरह से दिग्विजय सिंह के सुपुत्र की बात कर लें हम, जयवर्धन सिंह की, या उनके अनुज लक्ष्मण सिंह की बात कर लें, यदि उनके क्षेत्र में बड़े नेता अमित शाह या बड़े नेता जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो उनको कमजोर कर रहे हैं। और वहाँ पे यदि सांस्कृतिक राग या धार्मिक भड़काएंगे या उस तरह से भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को नुकसान होगा। दिग्विजय सिंह को नुकसान होगा तो जयवर्धन सिंह को नुकसान होगा। तो दिग्विजय सिंह जब जवाब देते हैं तो ऐसा कुछ जरूर बोलते हैं दूध के मामले में जो उल्टा पड़ता पार्टी को। तो आप देखिए कि वहां पे यदि फिर दिग्विजय सिंह को मेहनत करना पड़ेगी, तो जहां वो डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, दूसरे लोगों को जो भीतर घात कर रहे हैं या जो नाराज हैं उनको मना सकते थे, उनको अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना। यदि घर में आप हार गए तो आप पर ही दाग लगेगा। यदि जयवर्धन सिंह को नुकसान होता, कम मार्जिन से जीतते हैं या हार जाते हैं मान के चलिए, या लक्ष्मण सिंह, तो किस पर उंगली उठेगी? सबसे पहले दिग्विजय सिंह पर उठेगी जो दूसरों को जिताने का काम कर रहे थे। कमलनाथ यदि बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं या मान के चलिए तना खास्ता यदि वो मेहनत नहीं करते हैं जिस तरह से और वो परास्त हो जाते हैं, तो किस पर उंगली उठेगी? क्योंकि इसका असर सीधे 24 में उनके बेटे 24 पर उनके बेटे पर जाएगा। अब रही दूसरी बात मनोज जी कि वहां पर किस तरह से बीजेपी की रणनीति हो गई एक तो, दूसरा जो आपने कहा है कि महंगाई कोई पहली बार है मुद्दा, हर बार महंगाई का मुद्दा आता है, लेकिन क्या वो असर करता है? महंगाई निरंतर एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जब उस समय आप देखिए, जब महंगाई की हम बात करते थे 20 रुपए किलो प्याज, 30 रुपए किलो प्याज, तब आदमी का वेतन कितना होता था। महंगाई की तो बात की जाती है, लेकिन उसकी आर्थिक विकास कितना हुआ ये नहीं देखी जाती। पहले तनख्वाह लोगों की कितनी होती है, एक सिपाही को 15-20 हजार रुपए मिलता था, आप देखिए आज की तारीख में 60 हजार रुपए मिल रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि नीचे के कर्मचारी, भत्ते अलग हैं, नीचे के कर्मचारी से लेकर उसको कितने वेतनमान मिल रहे हैं। तो महंगाई का वैसा आकलन करेंगे तो जो आरबीआई की जो
वो आई है, नया आंकड़े आए हैं, तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि महंगाई है नहीं है। बस हम सिर्फ डीजल पेट्रोल में देख रहे हैं, आदमी की इनकम में नहीं देख रहे हैं। यदि गेहूं की देखे बात करें तो 600-800 रुपये कुंटल बिकता था, आज की तारीख में देखिए कितना बिक रहा है। तो महंगाई पर एक तरह से उस अनुपात में देखें तो वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा उतना असरकारक रहा भी नहीं है कि जितना होना चाहिए। महंगाई कोई पहली बार आ रहे हैं कि आप 2018 में भी देख लिए, 2019 में भी देख लीजिए, मुद्दा था, लेकिन उतना असरकारक नहीं रहा। इसी वजह से आप देखिए कि राष्ट्रीय मुद्दे आ रहे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों पर एक तरह से चुनाव केंद्रित होता जा रहा है जो असरकारक है आज की तारीख में। लेकिन आपको लग रहा है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा? महंगाई का नहीं, बाकी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे की निश्चित तौर पर देखिए, आप जिस पिच पर बीजेपी खेलती आ रही है उसी पिच पर जब कांग्रेस जाएगी, जब दोनों के आमने सामने जब बात होगी, वह भी वही बात करेगी कि हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो जब तुलना की जाएगी तो एक का तो पलड़ा भारी होगा ही ना। तो आदमी के पास जब दोनों ही एक ही पिच पर खेल रहे हैं तो जिसकी बैटिंग अच्छी होगी, जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी, वो जीत जाएगा। और जो कमजोर रहा होगा, जो पहले से जिसके बारे में पता हो, आपका इतिहास पता हो, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं को, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वह कमजोर नजर आती है, क्योंकि वो बीजेपी की पिच पर खेल रही है जहां पर वो लगातार माहिर है उस मामले में। वो चाहते हैं कि कांग्रेस वहां आकर खेले, लेकिन अब पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी पिच पर जाकर खेल रही, वो खुद उल्टे उनको बुला रही। जिस तरह के पांडवों की संज्ञा दी जा रही है, जिस तरह से अहिरावण की संज्ञा दी जा रही है, तो आप देखिए कि इससे किसको नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले की हम देखते हैं कि पहले किन मुद्दों पर चुनाव होते थे, बिजली, पानी, सड़क। बिल्कुल। अब वो मुद्दे क्यों गायब हो गए? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ना हमने वो समस्याएं जो कांग्रेस के शासन में थी वो हमने खत्म कर दी हैं, अब नए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो अब कांग्रेस उस पिच पर तो खेल नहीं सकती है। यदि वो मुद्दों पे बात करेगी तो 2003 की बात करेगी बीजेपी, वो बताएगी कि मध्य प्रदेश में बिजली की क्या हाल थी, मध्य प्रदेश में सड़कों के क्या हाल थे, घर घर जो नल आज की तारीख में आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस तरह से नल जल योजना के तहत, तो वो सुधार तो आया है ना। तो उस पिच पर वो खेलने नहीं चाहती, अब वो दूसरी पिच पर खेल रही, लेकिन वो भी पिच ऑलरेडी उनकी है। तो इसका असर निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों का, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोनों दल बात करेंगे तो यहाँ पर उनको फायदा होगा और असरकारक होंगे वो। बिल्कुल। और इसका असर कितना होगा ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर हर पिच का अपना एक मिजाज होता है और अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो पिच का मिजाज देखकर अपनी बल्लेबाजी को सेट करे कि कब उसको स्ट्रोक मारना है, कब डिफेंसिव शॉट खेलना है। लेकिन अगर बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आकर खेल रही है, खासतौर से राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक उस पिच पर आने से बच रही थी, लोकल मुद्दों की बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी उसी पिच पर आ गए हैं। अब ये पिच क्या टर्न लेती है, कितना इसमें उछाल है, कितना बाउंस है, ये भी 17 तारीख को पता लगेगा जब वोटर घर से वोट करने के लिए निकलेगा और उसके मन में क्या था और इस पिच पर बैटिंग का फ़ायदा नुकसान किसको हुआ, ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन अटेंशन में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।